हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बात कर लेते हैं आज हम एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी के बारे में कि कैसे इसके लिए हमें प्रिपेयर करना है और कैसे जो है इसके बारे में स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, कैसे हम एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी को क्लियर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। ओके। तो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस्टेट को हम क्या बोलते हैं, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर हरियाणा में हमें कहीं भी टीचर लगना है तो उसके लिए ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हमारा होना चाहिए। और उसके बाद स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग के बाद जो है इंटरव्यू होता है, तब जाके कहीं हमारा सिलेक्शन हो पाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद ये जो टेस्ट है वो कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। 150 मार्क्स में भी कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है वो देख लेते हैं। अब ये जो टेस्ट है वो इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल सेक्शन और एक होता है हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन। अब जनरल सेक्शन क्या है, सब्जेक्टिव पोर्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पीजीटी बायो है तो आपका जो जनरल सेक्शन है वो तो सेम रहेगा जो हर सब्जेक्ट में आता है। और सब्जेक्टिव आपका बायो रहने वाला है। अगर आपका केमिस्ट्री है तो जनरल आपका सेम रहेगा लेकिन सब्जेक्टिव आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल सेक्शन और सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। अब ये जो एस्टेट का एग्जाम है वो 3 लेवल पे कराया जाता है। फर्स्ट है पीआरटी लेवल, सेकंड है टीजीटी लेवल और थर्ड है पीजीटी लेवल। पीआरटी के अंदर क्लास 1 से 5th क्लास तक का जो है ये लेवल होता है। और टीजीटी में क्लास 6 से 10th क्लास तक का लेवल होता है। और पीजीटी के अंदर जो है 11th और 12th क्लास का लेवल आ जाता है। इसके अंदर अगर आपको 11 12th को पढ़ाना है तो आपको पीजीटी का क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको 6th से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको टीजीटी का क्वालिफाई करना पड़ेगा, स्टेट का जो लेवल है। और अगर आप पीआरटी टीचर लगना चाहते हैं तो उसमें आप प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप टीच कर पाओगे। तो ये होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इस ये जो 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम है इसके अंदर जनरल सेक्शन में क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये है जनरल सेक्शन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, सीडीपी। सीडीपी कितने मार्क्स की है यहाँ पे, ये रहने वाली है हमारी 30 मार्क्स की। सीडीपी जो है 30 मार्क्स की है। हिंदी जो है 15 मार्क्स में है और इंग्लिश भी 15 मार्क्स में, मैथ्स 10 मार्क्स में है, रीजनिंग 10 मार्क्स में है और हरियाणा जीके भी 10 मार्क्स में है। तो 30 प्लस 30 60 और 30 90 मार्क्स का जो है टोटल ये सेक्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो 90 मार्क्स में से भी अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं स्टेट क्वालिफाई होने के। तो सीडीपी का जो 30 मार्क्स का सेक्शन है वो आपको कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आप 30 में से कम अगर आपके 25 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जो एस्टेट है वो क्वालिफाई हो सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो बीएड की बुक्स होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीएड का काफ़ी पहले की थी और हम उन बुक्स में से हम कैसे जो है कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो पाएगा या कैसे हम जो है दोबारा से स्टडी कर पाएंगे, तो आप जो है कोई भी बुक अलग से जो मार्केट में अवेलेबल होती है एस्टेट के लिए वो आप पढ़ सकते हैं। और अ, आपने नॉर्मली सुना होगा जैसे थॉर्नडाइक के बारे में, पावलोव के बारे में, प्याजे के बारे में, जो ये थ्योरीज हैं वो आपको इसमें करनी पड़ेंगी। 17 to 18 लगभग चैप्टर होते हैं। एनईपी हो गया, तो ये सब कुछ आपको इसमें करना पड़ेगा। इसके जो एमसीक्यू हैं वो आप अगर प्रीवियस पेपर लगा के देख लोगे, जैसे अभी 2024 का एग्जाम हुआ था और 2023 और 2022, अगर ये 3 एग्जाम भी आप देख लेते हो कि कैसे इनमें जो है क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ से आपको जो है ज़्यादा जो सेक्शन है, ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो कौन से टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो 30 मार्क्स जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये पीवाईक्यू आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको एक एस्टिमेट हो जाता है कि कितना आपको आता है और कितना आपको और ज़्यादा सीखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका हिंदी का सेक्शन जो कि 15 नंबर में है। इसमें आपकी जो टॉपिक्स हैं वो हो जाते हैं, जैसे संधि हो गया, ठीक है, कारक हो गया, अलंकार हो गए, सर्वनाम हो गया,
प्रत्यय हो गया, ये देख लेना शायद गलत लिखा है, उपसर्ग हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जैसे कुछ गलत शब्द आ जाते हैं तो आपको उसमें सही पहचानना होता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये हर बार एस्टेट में आए हैं। और संधि दो फेवरेट टॉपिक होता है, तो ये भी आपको जो है करना है। और एक इसमें पैसेज भी आता है, ठीक है, पैसेज। पैसेज से आपको क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। पैसेज फिर भी हो जाते हैं, कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है वो होती है संधि में और अलंकार में और इन सब में, ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें। तो अगर आप प्रीवियस पेपर देख लोगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अब की बार जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे। तो आपको जो है बहुत अच्छे से संधि कारक और अलंकार ये सब कुछ जो टॉपिक्स हैं हिंदी के वो पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जो है कर पाओगे। पर्यायवाची भी, ठीक है, पर्यायवाची भी एक टॉपिक है, ये भी आप अगर करोगे तभी आप जो है वो कर पाओगे अच्छे से। फिर आता है इंग्लिश का, जो कि अ, ये भी 15 मार्क्स में ही आता है, इसमें भी सेम रहता है, पैसेज आता है और ग्रामर का पोर्शन आता है, जैसे वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया और स्पीच हो गया, या फिर जो आपका पैसेज है वो तो है ही है लेकिन साथ में टेंस होगी, तो ग्रामर का पोर्शन भी आता है इसमें। और ये भी आपका 15 नंबर का ही रहता है। तो ये भी आप जो है क्लास, अगर आप बुक्स नाइन्थ की, टेंथ की, यहाँ से भी हिंदी और इंग्लिश का देखोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी अगर नाइन्थ टेंथ की भी अगर आप देख लेते हो, ग्रामर वाला जो पोर्शन है, या फिर सेवन्थ एट्थ की भी देख लेते हो, तो भी आपका जो है यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैथ्स आता है। तो मैथ्स 10 मार्क्स का है ये। इसमें परसेंटेज जो फेवरेट टॉपिक है, परसेंटेज से तो काफी बार क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, रेशो हो गया, जैसे रेशो से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम का हो गया, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये एक अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अगर जैसे अगर हम पीजीटी बायो के बारे में बात करेंगे, जो मेनली ये वीडियो है वो पीजीटी बायो के बारे में है। अब जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जो मैथ्स है वो टेंथ के बाद मैक्सिमम वो आगे नहीं उसको पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए मैथ्स से का जो है एक फोबिया हो जाता है इस लेवल पे आके, जब हम एस्टेट पीजीटी के लिए तैयार कर रही हैं। तो मैथ्स के आप जो गिने चुने टॉपिक्स हैं, 4 से 5 टॉपिक, अगर वो भी आप कर लेते हो तो 10 मार्क्स में से आपके जो है 7 to 8 मार्क्स बन सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है वो। अगर आपकी रीजनिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिस आपने की है, तो आप जल्दी से कर पाओगे। रीजनिंग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया तो एग्ज़ाम टाइमिंग में जो है टाइम निकलता जाएगा और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रह जाएंगे। तो इसीलिए रीजनिंग में जो है स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। डेली अगर आप हाफ एन आवर भी इसको दोगे तो भी, अगर आपका 1 मंथ का टारगेट है, आपको 1 महीने में एस्टेट की तैयारी करनी है, अगर आप डेली इसको आधा घंटा भी पढ़ोगे तो भी आपके जो है 10 में से 7 मार्क्स जो है वो इजीली आ जाएंगे। 1-2 नंबर आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हरियाणा जीके में ही आ जाते हैं। तो ये जो है आपकी 90 मार्क्स का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। ठीक है, तो जनरल सेक्शन तो ये सेम होता है, चाहे आप एस्टेट पीजीटी बायो के लिए कर रहे हो, चाहे आप एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हो, चाहे आप एस्टेट पीजीटी फिजिक्स के लिए हो, या ज्योग्राफी के लिए हो, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, तो ये तो आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट आपका कॉमन रहता है जो 90 मार्क्स का होता है। और इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपके जो चांसेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं एस्टेट क्वालिफाई करने के। और 150 में से जो है 90 मार्क्स हमें चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे 90 में से आप कितना स्कोर कर लेते हो वो आप पे की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। आपकी जो अटेम्प्ट, जैसे आपने पेपर को किया होगा, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं उस पर आपका डिपेंड करता है कि कितने आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, बात हम कर रहे हैं बायो के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं। ये जो सब्जेक्टिव पेपर है ये एस्टेट में आता है 60 नंबर में। ठीक है, 90 मार्क्स का हो गया हमारा जो जनरल सेक्शन है वो, और ये 60 मार्क्स हैं जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। अब इसके अंदर पीजीटी बायो में क्या आता है, क्लास 11th प्लस क्लास 12th।
इन दोनों का ही जो सिलेबस है वो अगर आपको अच्छे से आता है, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपका एस्टेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस आप कैसे गलत करोगे? चांस ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टाइम गैप आ गया है, मीन्स एमएससी बीएड के बाद 2-3 साल तक आपने बुक्स को देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 11th-12th की बुक्स फिर से उठा लीजिए। एनसीईआरटी, स्पेशली एनसीईआरटी, इन बुक्स को दोबारा से आपको उठाना पड़ेगा, दोबारा से जो है इनको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी जो है रिवीजन है वो हो सके और कॉन्सेप्ट आपका फिर से स्ट्रोंग बन पाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जो है वो अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब क्लास 11th में 5 यूनिट है। ठीक है, यूनिट 5 है बट चैप्टर्स जो है वो 22 है। अब यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला जो चैप्टर आता है इसमें वो होता है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है, और लिविंग को हम लिविंग क्यों कहते हैं, नॉन लिविंग को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। तो ये तो बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है, आधे घंटे में 15-20 मिनट में आप इसको कवर कर लोगे। फिर जो इसमें दूसरा चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि जो सीक्वेंस होती है ना, जैसे पहले स्पीशीज आएंगी, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, ऐसे करके। तो वो जो सीक्वेंस है वो वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। या फिर जैसे आपसे पूछ लें कि हाउस फ्लाई का किंगडम क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको चैप्टर 2 में से देखने को मिल सकता है। जैसे मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, तो वो अंडरलाइन उसके पीछे लिन लिन लगा होता है, जिसने उसको आइडेंटिफाई किया है, उसका लास्ट में जो है नेम आता है। हम उसको अंडरलाइन क्यों करते हैं, इटैलिक्स में होता है, ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर ही। फिर ये भी आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे, चैप्टर 1 भी और चैप्टर 2 भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये दोनों चैप्टर नहीं है। फिर आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में इसी में फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, फर्स्ट यूनिट की ही बात हम कर रहे हैं अभी। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। 4 में से 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो चैप्टर 3 है वो है हमारा प्लांट किंगडम। अब सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट यूनिट में टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है वो है हमारा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम है चैप्टर 3 और एनिमल किंगडम है चैप्टर 4। प्लांट किंगडम में भी ब्रायोफाइटा है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा है। तो वहां से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। चैप्टर 3 जो कि प्लांट किंगडम है हमारा, वो आपको करना है। थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है एक्स्ट्रा, बट क्वेश्चंस आपके काफी कवर हो जाएंगे। प्रीवियस पेपर निकाल के देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में मिल जाएंगे। फिर चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम। जैसे उसमें हमारे 11 फाइलम है 4 चैप्टर में। पहला हो गया पोरिफेरा, ठीक है, फिर सिलेंट्रेटा, निडेरिया, उसके बाद जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं। काफ़ी सारे फाइलम हैं जो हमें करने हैं एनिमल किंगडम के अंदर। अब ये जो किंगडम है यहाँ पे इनमें से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे पूछ लिया कि स्पंज कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, पोरिफेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, आपसे पूछ लें कि स्टारफिश किस से बिलोंग करती है, इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चैप्टर 4 में से देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिट 1 की बात। फिर आती है यूनिट 2। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप जो है अच्छे से कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को दोबारा से आपको करना ही करना पड़ेगा। फिर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब यहाँ पे हमारे 3 चैप्टर हैं। ठीक है, एक चैप्टर है जिसमें हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा प्लांट जो है वो उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, बाहर से कैसा दिखता है, कैसा कलर है, कितनी पेटल्स हैं, कैसा स्टेम है। ठीक है, वो क्या होती है, मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे कि प्लांट जो है डाइकोट है, मोनोकोट है, या फिर उसके अंदर कितने सीड्स हैं। जब हम किसी का डाइसेक्शन पढ़ते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, एनाटॉमी। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है अगर पहले नहीं पढ़ा है तो, या फिर टाइम गैप हो गया है तो। अगर लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फिर उसके बाद आता है थर्ड यूनिट जो कि है सेल। सेल हमारा 9th क्लास में भी है और 11th में भी आ गया। 9th में भी हमने सेम पढ़ा है,
लेकिन 11th में थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल, बट बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि 9th में भी पढ़ा हुआ है और 11th में भी, तो जल्दी ही आप इसको कैप्चर कर पाते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। उसके बाद इसमें ऑर्गेनेलीज आएंगी सेल वाले चैप्टर में, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ोगे, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ोगे, क्वेश्चंस वहां से भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, कॉल्जी अपरेटस के बारे में क्वेश्चंस आ गया, पैकिंग लाइसोसोम्स के बारे में क्वेश्चन आ गया कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो सेल वाले चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। फिर आएगा बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में से जो फेवरेट क्वेश्चन है वो क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। ऑप्शन दे देंगे और आपसे कहा जाएगा कि माइक्रोमोलिक्यूल इनमें से कौन सा है। 3 मैक्रो होंगे और 1 माइक्रो होगा, पूछ लेंगे कि 1 माइक्रोमोलिक्यूल कौन सा है इनमें से। तो ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स में से आता है। फिर उसके बाद जो है इनके स्ट्रक्चर, जैसे राइबोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसके स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये 3 चैप्टर हैं इस यूनिट में। और अब हम बात जो कर रहे हैं यूनिट थर्ड में, बायोमोलिक्यूल्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है ये। 4 + 3 7, 8 और 9, 4 यहाँ पे हो गया, 5 6 7 8 9 10, मैं यहाँ पे 9th चैप्टर की बात कर रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स की। फिर जो 10th चैप्टर है वो है माइटोसिस और मियोसिस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। माइटोसिस और मियोसिस भी बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी ही आप कवर कर लोगे इसको भी, पहले अगर पढ़ा हुआ है जल्दी से हो जाएगा, बहुत मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक बार ये करना पड़ेगा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में जो इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है, मियोसिस 1 में जो मियोसिस 1 की जो फर्स्ट स्टेज है वो आपको इसमें करनी पड़ेगी अच्छे से। जैसे पैकेटिन है और जाइगोटीन है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जाइगोटीन में क्या होगा, पैकेटिन में क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है यहाँ से आ जाते हैं। फिर है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको करना है, क्रैब साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं, ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ आपका कहाँ से होगा, C4 C3 साइकिल, वो सब आपकी ये वाली यूनिट है, ये वाली यूनिट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये 5 और 6 भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, चैप्टर तो 7 है बट बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो गया, फिर उसके बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हार्ट के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे हॉर्मोन्स के बारे में हो गया कंप्लीट एक चैप्टर। और हमारी जो मसल्स है वो कैसे काम करती है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी उसमें आ जाती है, हमारी बोन्स के नाम हमें याद करने पड़ेंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप करोगे तो ये जल्दी से कवर हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन पहले अगर पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे एक्स्ट्रा लग सकता है, बट सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी बार बार पढ़ोगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं वो हमें एस्टेट के लिए कौन कौन से करने हैं। रिप्रोडक्शन की फर्स्ट जो चैप्टर है, नॉट सो टाइम कंज्यूमिंग, इजीली हो जाएगा। चैप्टर 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट है बट टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग ये है, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो एक प्लांट में आ जाएगा रिप्रोडक्शन, एक ह्यूमन बींग्स में आ जाएगा, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर जेनेटिक्स है और इवोल्यूशन है। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर हैं, एक में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में, और एक में हम उसके जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो चैप्टर आ जाएगा हमारा। तो ये जो है आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, रेप्लिकेशन आपको करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, सेंट्रल डोगमा, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो सब आपका जेनेटिक्स में आएगा। इवोल्यूशन आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी से आप इसको कर लोगे। यहाँ से जेनेटिक्स आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जो कि चैप्टर नंबर आपका 5 और 6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर ये 7 है, इवोल्यूशन, जो कि नॉट सो टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं है।
फिर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये भी जल्दी से कवर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है, जैसे दही के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हमारे लिए अच्छा है। विटामिन B12 ज़्यादा मिलता है, विटामिन B12 दही से, तो ये हमारे लिए अच्छा है, वो वेलफेयर में हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर देते हैं। अब जैसे सपोज किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को TB हो गया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ये हो गया, तो अब वहां पे भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो दोनों ही जो है चैप्टर्स ये अलग अलग है, एक में हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं और एक में हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो दोनों के बारे में हम करेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी डिजीज से काफी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से डिजीज जो है कौन से माइक्रोब्स की वजह से फैलती है या उसका क्या पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बट जल्दी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये 2 चैप्टर हैं इसके। एक है एक तो ये हो गया टाइम कंज्यूमिंग, आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं। और एक ये हो गया जेनेटिक्स। और उसके बाद यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो है आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल है एक तो, और एक एप्लीकेशन है कि कब आपको बायोटेक DNA के बारे में आप पढ़ोगे कि कौन सा जो DNA है किसके पास कैसे जीन्स अच्छे हैं, कौन सा जीन हम किस में ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे हमें क्या नए चेंजेस देखने को मिलेगा, कौन सा वेक्टर हम यूज़ करेंगे। तो ये सब कुछ जो है, कौन सा एंजाइम जो है हम यूज़ करेंगे, कैसे DNA आइसोलेट करेंगे, कौन से बैक्टीरिया से, या फिर कौन सा एंजाइम हम यूज़ करेंगे, कौन अगर बैक्टीरिया से निकालना है तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, फंजाई से DNA आइसोलेट करना है तो कौन सा जो है एंजाइम यूज़ होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स है वो हम यहाँ पे डील करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, लाइगेज एंजाइम क्या है, हेलिकेज एंजाइम क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था, उसके बाद जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी। और ये भी आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत जल्दी से कवर कर पाओगे, ठीक है। इकोलॉजी भी बहुत आसान है, जल्दी से हो जाएगी। इसके अंदर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी आ जाते हैं, जैसे हर बार जो है पेपर में आप देखोगे ना, कमेंसलिज्म वमेंसलिज्म पे तो हर बार क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो वो आपका इकोलॉजी का ही सेक्शन होता है, इकोलॉजी से ही आता है वो वाला चैप्टर भी आपका जो आता है, क्वेश्चन जो आते हैं। एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है इसमें, एक जो है आपका इकोसिस्टम चैप्टर है इसके अंदर। तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है यहाँ से भी बन जाते हैं। अब आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ये आपको पहले करना है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी प्लांट्स की, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बारे में पहले करना है क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। फिर यहाँ पे आपको प्लांट फिजियोलॉजी में टाइम लगने वाला है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप कर लोगे, इजिली हो जाएगी। टाइम लगेगा इसमें और इन दोनों चैप्टर्स में, यहाँ पे इन दोनों यूनिट्स में, ठीक है। इसमें भी आप ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, एक तो ये है चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जेनेटिक्स में थोड़ा टाइम लग सकता है और बायोटेक में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी जो है इजीली हो जाएगा। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पहले आसान वाला सेक्शन करना है, इजी पोर्शन करना है, या फिर मुश्किल वाला करना है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो जल्दी हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं, कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा होते हैं इसलिए। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको डील करना है, कैसे कौन से चैप्टर को पहले करना है, और कनेक्ट भी करना है चीज़ों को। जैसे अगर आप बायोटेक और जेनेटिक्स आप करोगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें सेम भी देखने को मिलेंगी। कुछ एंजाइम्स जो हैं जो आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो वो आपको बायोटेक में भी देखने को मिलेंगी। तो जेनेटिक्स के बाद अगर आप बायोटेक करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आपका एस्टेट हो जाता है फिर आप स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर करते हो, तब आपको जो है एडवांस बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आप एडवांस बुक्स जो है कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जैसे पाथ फाइंडर है एक तो, ये आप यूज़ कर सकते हो।
और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे दिनेश की जो पब्लिकेशंस होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट PYQ वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने स्क्रीनिंग के लिए। अ, तो फर्स्टली तो आपको जो है NCERT ही मैं प्रेफर करूँगी। NCERT अगर आपकी क्लियर है, अगर आपने NCERT को पढ़ा है अच्छे से 3-4 बार, तो आपका जो है 60 में से 45+ स्कोर आराम से हो जाएगा। और आपका जो अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, वो अगर आप मैच करोगे तो उसमें भी आप इजीली देख पाओगे कि एज इट इज़ NCERT की बुक्स की जो लाइन है, एज इट इज़ क्वेश्चन जो है यूं के यूं पेपर में आए हुए हैं। आप मैच भी कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले NCERT, उसके बाद कोई और बुक अगर आपको और डिटेल में करना है, लेकिन सबसे पहले आपको NCERT ही मैं प्रेफर करूँगी। तो ये था हमारा बायोलॉजी का पोर्शन जो आप करोगे, और ये जनरल पोर्शन था जो आपको करना है। जनरल पोर्शन तो सबके लिए सेम ही रहेगा, और बायो के लिए जो है आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में, या फिर कितने टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली अपना जो एस्टेट है वो क्रैक कर पाओगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ आपको सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।